मैं वर्षा ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, भरतपुर। हमारा जो पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसके लेखक पहले हमने सजेस्ट किए थे BL फड़िया और डॉक्टर श्रीराम वर्मा, और BA पार्ट सेकंड के लिए हम चर्चा कर रहे थे अमेरिकी संविधान की विशेषताओं की। तो हमने 5 विशेषताएं अपनी पहली वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाद आज हम अगली जो विशेषता हैं, छठवीं विशेषता, यानी कि 5 हमने विशेषताएं पढ़ी, उसके बाद हम अगली विशेषता देख रहे हैं संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था से तात्पर्य है, भारत का संविधान भी संघात्मक है, फेडरल सिस्टम है अमेरिका, भारत का संविधान भी, और अमेरिका का जो संविधान है वो संघात्मक शासन व्यवस्था की शासन प्रणाली की स्थापना करता है। जब अमेरिका का संविधान बना 1787 में, तो 13 राज्यों के संयोग से संविधान बना था, और इसमें नए नए राज्य इसमें समय के साथ जुड़ते चले गए, और वर्तमान में यह 50 राज्यों का संघ है। इसको आप सही कर लें, ये गलत, इसमें क्या बना हो गया है, राज्य कितने हैं, 50 राज्यों का संघ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संघ है, उसमें वो सभी आवश्यक लक्षण जो संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जैसे ये एक लिखित संविधान है और कठोर संविधान है, और इसका तात्पर्य हुआ क्योंकि वहाँ संविधान लिखित है और कठोर संविधान है, यानी संविधान वहाँ पर सर्वोच्च है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। और तीसरा है कि वहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करती है। तो अमेरिकी संविधान के बारे में CF स्ट्रॉन्ग ने भी कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे अधिक संघात्मक लक्षणों वाला संविधान है। इसका तात्पर्य यह है कि इस संविधान में संघीय व्यवस्था की जो 3 प्रमुख जो लक्षण हैं वो इसमें पाए जाते हैं। संघात्मक व्यवस्था के जो 3 लक्षण हैं वो है संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, और एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता, ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद हैं उनका न्यायपालिका उनका क्या कर सके, उनका समाधान कर सके, उन विवादों को दूर कर सके। अगला है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। इसका तात्पर्य है कि अमेरिका में जो सरकार के 3 अंग हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों पृथक पृथक होकर के अपना कार्य करती हैं, यानी वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करेगी, कार्यपालिका कानूनों को क्रियान्वित करने का, और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने का। लेकिन तीनों अंग अपना अपना कार्य करते हुए भी एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखती हैं, जिससे वहाँ पर संतुलन भी बना रहता है। इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस। क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। वो कैसे कि जो सरकार के जो 3 अंग हैं, जैसे हमने पढ़ा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका है, वहाँ पर विधायिका को क्या कहते हैं अमेरिका में? कांग्रेस। ठीक है, अमेरिका में विधायकों को क्या कहते हैं? कांग्रेस। कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र में राष्ट्रपति प्रमुख है। लेकिन हम नियंत्रण और संतुलन के नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है वो वहाँ पर किस तरीके से लागू होता है, इसको हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर अमेरिकी कांग्रेस का यानी विधायिका का नियंत्रण रहता है। वह राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने से रोक सकती है। वहाँ की विधायिका यानी कांग्रेस को अधिकार है कि वह प्रति वर्ष देश का बजट स्वीकार करे। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति मनमानी करना चाहे और यदि धन व्यय करने की स्वीकृति ना मिले तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति भी कांग्रेस की यानी कि विधायिका की जो विधायी शक्तियाँ हैं उन पर नियंत्रण रखता है। कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधेयक हैं, यानी एक गलत है इसमें, विधायक है विधेयकों के लिए ज़रूरी है कि कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृति प्रदान करे। यानी कानून बनाने का काम है वो वहाँ की विधायिका का है, यानी कि कांग्रेस का है। लेकिन कानून तभी बनेगा जब वहाँ पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे।
राष्ट्रपति को विधेयक पर वीटो करने का अधिकार है, मना करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वो किसी विधेयक को स्वीकार करे या ना करे। इसी के साथ कांग्रेस को भी यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक को पुनः पारित कर दे। यानी किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है तो वहाँ की जो कांग्रेस है, विधायिका है, उसको भी ये अधिकार है कि वो उसको फिर से पारित कर दें। तीसरी ओर विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायपालिका भी नियंत्रण रखती है, और न्यायपालिका जो नियंत्रण रखती है वो रखती है न्यायिक पुनरावलोकन से। न्यायपालिका क्या करती है? पुनः अवलोकन, यानी पुनः जांचना। क्या जांच करती है वो? कि विधायिका और कार्यपालिका के जो बनाए गए कानून हैं वो वैध हैं या अवैध हैं, संविधान सम्मत हैं या नहीं हैं, उचित हैं या अनुचित हैं। तो न्यायपालिका अपनी शक्ति के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका के जो कानून हैं उनको वैध और अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा अभी कि अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है। अगला है अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। लिखित संविधान है यानी कि हमने इसको अभी शुरुआत में हमने पढ़ा कि अमेरिका का जो संविधान है वो 27 मई 1787 को संविधान बन करके तैयार हुआ, बनाया गया। 25 मई 1787 को संविधान बन करके तैयार हुआ और 1789 में इसको लागू कर दिया गया था। तो अमेरिका का जो संविधान लिखित है, वहाँ की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा इसका निर्माण एक समय विशेष पर किया गया। जैसे भारत का जो संविधान है वो भी लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। और ये याद रखें, विश्व का जो एकमात्र मुख्य रूप से जो है विशेष रूप से वो है जिसे कहते हैं अलिखित संविधान, वो है ब्रिटेन का संविधान। यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, लिखित नहीं है। अगली विशेषता हम पढ़ रहे हैं शक्तियों का विभाजन। यानी अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों की शक्तियों का अलग अलग विभाजन है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि संविधान में दी गई विधायी शक्ति कांग्रेस में नहीं दूंगी। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि न्याय संबंधी शक्तियाँ न्यायपालिका के पास होंगी। और अगली जो विशेषता है वो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का तात्पर्य है, जैसे हम भारत में हम कह सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में है संसदात्मक, जबकि अमेरिका में है अध्यक्षात्मक। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का जो संबंध है वो है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी संबंध, कि उन दोनों के मध्य आपसी संबंध किस प्रकार है। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यानी वहाँ जो राज्य का जो अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति है, वही कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी है, सर्वोच्च है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र और वास्तविक दोनों ही शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ही हैं। वो भारत के राष्ट्रपति की तरह नाम मात्र या इसको हम कह सकते हैं संवैधानिक नहीं है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र और वास्तविक शक्तियाँ दोनों ही ग्रहण करता है। वहाँ वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति के पास हैं, और जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का कार्यकाल है। 4 वर्ष के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो अमेरिका में संसदात्मक व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का तात्पर्य ये हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका जो वहाँ पर जो दोहरी कार्यपालिका, जैसे हम पढ़ते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं में कि भारत में दोहरी कार्यपालिका है, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक का कोई भेद नहीं है, दोनों ही शक्तियाँ वहाँ के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो इस तरीके से अमेरिका में वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने मेन जो विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं जो हैं वहाँ के संविधान की, वो हमने यहाँ पर समझी, पढ़ी। धन्यवाद।